प्रिय भाग द्वितीय की छात्राओं, हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जापान का संविधान। जापान एक एशिया महाद्वीप में आता है और इसकी जो उत्पत्ति हुई जापान शब्द की, इसको हम नियोन भी कहते हैं और इसकी उत्पत्ति चीनी भाषा के शब्द जिहीपेन से हुई है, जिसका अर्थ है सूर्य का उदय। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यहाँ पर सघन कृषि होती है। और हमारे जो क्वेश्चन आता है वो जापान और ब्रिटेन के अंतर्गत तुलना आती है कि सम्राट की तुलना आती है कि जापान में भी सम्राट है और ब्रिटेन में भी सम्राट है, तो इन दोनों के सम्राट की तुलना आती है। तो सम्राट हिरोहितो की मृत्यु के बाद इस संविधान को शोवा संविधान भी कहा जाने लगा है। तो आज हम जो बात करते हैं वो शोवा संविधान की बात करते हैं। तो आज अब हम देखते हैं इसकी संविधान की विशेषताएं। तो पहला है लिखित संविधान है। संविधान के प्रारूप को मैजी सत्ता के सर्वोच्च कमांडर जनरल मैकआर्थर की अध्यक्षता में एक समिति ने तैयार किया और डाइट ने, यानी यहाँ की व्यवस्थापिका ने 7 अक्टूबर 1946 को उसको स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसको, जब ये संविधान बना तब उसको मैजी संविधान कहा जाता था, लेकिन जब हिरोहितो जो सम्राट थे उनकी मृत्यु के बाद इस संविधान को शोवा संविधान कहा जाने लगा है। तो इसीलिए मैजी संविधान में जो यहाँ की संविधान सभा का जो गठन किया गया, उसका जो अध्यक्ष थे वो थे मैकआर्थर और 7 अक्टूबर 1946 को उसको स्वीकार किया गया। सम्राट ने 3 नवंबर 1946 को संविधान की उद्घोषणा की और 3 मई 1947 को ये लागू कर दिया गया। इसे शांति संविधान भी कहा जाता है और शोवा संविधान भी कहा जाता है। ये बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, साधारण नागरिक इसे समझ सकते हैं। जटिल कानूनी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये तो है लिखित संविधान। फिर आता है सर्वोच्च संविधान। सर्वोच्च संविधान अनुच्छेद 98-99 व प्रस्तावना में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। प्रस्तावना में उन सभी कानूनों, संविधानों, अध्यादेशों और राज्यों को रद्द कर दिया गया है जो इस संविधान के विरुद्ध है। अर्थात कि इसकी संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए ऐसा उन्होंने लिखा है कि वो सभी कानून या जो अध्यादेश हैं, राजकीय आज्ञा है, उन सभी को रद्द कर सकते हैं जो कि संविधान की अवज्ञा करते हो या संविधान के विरुद्ध हो। अब है कठोर संविधान। जापानी लोगों को संशोधन प्रक्रिया में साझेदारी बनाता है। जापान में सम्राट और डाइट सतह किसी संवैधानिक संशोधन को पारित कर लागू नहीं कर सकते। जापान में कोई भी संशोधन सम्राट द्वारा तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक उसे डाइट के दोनों सदनों द्वारा 2/3 अथवा अधिक मतों द्वारा स्वीकार हो और उसे जनता के अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता और उसे विशेष जनमत संग्रह अथवा चुनाव में कुल मतों को बहुमत के सकारात्मक मत प्राप्त नहीं हो जाते। अर्थात कि इसमें जनता का जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह जब हो जाता है, अगर जनमत उसके समर्थन में है संशोधन के, तभी वो संशोधन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। नेक्स्ट विशेषता है लोक प्रभुता। जापान का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। इसका दर्शन प्राचीन संविधान से मूल रूप से भिन्न है। यह साम्राज्यिक प्रभुता को स्पष्ट करता है और लोक प्रभुता की स्थापना करता है। संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो लोक प्रभुता के सिद्धांत को स्पष्ट उल्लेख करता है। नेक्स्ट विशेषता है सांवैधानिक प्रजातंत्र। वर्तमान संविधान में राजतंत्र और सम्राट को पद को बनाए रखा है, लेकिन उसके स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया गया। प्राचीन संविधान के अनुसार सम्राट सरकार की सारी शक्तियों का स्रोत था, परंतु वर्तमान संविधान के अंतर्गत सम्राट एक संवैधानिक अध्यक्ष है। वह संविधान में वर्णित औपचारिक कार्यों को जनता के लिए और कैबिनेट के परामर्श और स्वीकृति से करता है। वह ब्रिटिश संप्रभु की भांति राज्य करता है, शासन नहीं। उसकी स्थिति ब्रिटिश संप्रभु से भी निर्बल है। जहां ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संप्रभु को कुछ स्थितियों में विवेकाधिकार के प्रयोग के अवसर प्रदान करती है, वहाँ जापानी संसदीय प्रणाली सम्राट को विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देती है।
यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। जापान के संविधान में पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव होते हुए भी वहाँ ब्रिटेन की भांति संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। कैबिनेट डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और उसी के विश्वास पर वह अपने पद पर बनी रहती है। ब्रिटेन के समान कार्यपालिका का स्वरूप दोहरा है। कैबिनेट और डाइट में निरंतर घनिष्ठ संबंध बना रहता है। कैबिनेट के सदस्य डाइट के सदस्य होते हैं, यद्यपि गैर सदस्य भी कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विस संविधान की भांति जापान का संविधान संवैधानिक संशोधनों में जनमत संग्रह जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था की व्यवस्था करता है। जापान का संविधान केवल संविधान में संशोधनों पर जनमत संग्रह की बात करता है, आरंभन अथवा साधारण विधेयकों पर जनमत संग्रह की बात नहीं करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो संविधान प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संविधान में संशोधन संबंधी में पाया जाता है। फिर है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो संविधान में मूल मानवीय अधिकारों के प्रयोग से लोगों को रोका नहीं जा सकता। जापान में संविधान अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्रदान नहीं करता है। न्यायालय के संरक्षण के बारे में संविधान शांत है। जापान का संविधान चीन के संविधान की भांति नागरिकों के 2 कर्तव्य, कार्य करना और कर देना, का उल्लेख करता है। तो जापान के संविधान में मूल मानवीय अधिकारों, मानवीय दर्शन और समाजवादी विचारधारा का अद्वितीय मिश्रण पाया जाता है। युद्ध का परित्याग। जापान में कोई भी युद्ध नहीं। जापान का संविधान में ही युद्ध के प्रयोग पर प्रतिबंध किया है और उस पर शक्ति का और युद्ध का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए जापान की ये घोषणा जापान के निवासियों के शांतिवादी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। तो आज भी शांति के समर्थक सैन्यवाद के नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में जापान जो है उलझना नहीं चाहता। यहाँ पर एकात्मक शासन पाया जाता है। शासन की सारी शक्तियाँ टोक्यो स्थित केंद्र में सरकार में निहित होती है। डाइट सारे देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। प्रशासन को विकेंद्रीकरण और स्थानीय सार्वजनिक निकाय की बात तो करता है। वहाँ स्थानीय सरकार की स्थापना की गई है, परंतु उनका संघीय प्रणाली वाले देशों की स्थानीय सरकारों की भांति कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता निरंतर बनी रहे और न्यायाधीश अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करते रहें। जापान के न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। वहाँ जनता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की समीक्षा कर सकती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। यहाँ 2 सदन हैं, निम्न सदन है और उच्च सदन है। और जापान के सभासद सदन की रचना अमेरिकी सीनेट की भांति जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होती है, परंतु जहाँ अमेरिकी सीनेट एककों का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ जापान में सभासद भी जनता सदन प्रतिनिधि की भांति जनता का सदन ही माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था दोनों ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि वोट बैंक की ताकत को तोड़ना और राजनीति पर ग्रामीण मतदाताओं के अनुचित प्रभाव को नियंत्रण के समाप्त करना, राजनीति पर धन बल की भूमिका को सीमित करना आदि। इसमें यह व्यवस्था भी की गई कि चुनाव खर्च राज्य वहन करेगा। चुनाव राशि विभिन्न दलों के उम्मीदवारों की संख्या के अनुपात में वितरित होगा। इस व्यवस्था से छोटे दलों के गठन पर रोक लगेगी। तो आज हमने ये देखा कि जापान के संविधान की विशेषता है। कल हम जो अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम इसके मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।